राजीव ने करण से कहा कि वो दीपक को लेकर घर चले। वो सपना की ड्रेसिंग करवा कर घर आ जाएगा। पहले तो करण और दीपक दोनों ने ही मना कर दिया घर जाने के लिए, पर जब राजीव ने कहा कि जीजू को आराम की सख्त ज़रूरत है और इतना समय हो रहा है, घर में भी सब परेशान हो रहे होंगे, तुम दोनों के जाने से उन लोगों को थोड़ी सी तो राहत मिलेगी। राजीव के समझाने पर दोनों मान गए और करण अपनी गाड़ी छोड़कर दीपक की गाड़ी लेकर के घर की ओर रवाना हो गया। राजीव ने सच ही कहा था कि घर पर सब परेशान हो रहे थे। पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं, किसी को भी एक पल का चैन नहीं था। कभी दरवाजे की ओर तो कभी घड़ी की ओर देखकर सब उकता रहे थे, पर अभी तक किसी की कोई खबर नहीं थी। घर की महिलाएं एक दूसरे को ढांढस बंधा रही थी, हालांकि वो खुद ही अंदर से परेशान थी। तभी घर के पोर्च में गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई और अनु ने भागकर गेट खोलकर देखा तो सामने दीपक और करण गाड़ी से उतर रहे थे। दीपक बहुत ही थका थका सा लग रहा था। उसके हाथों पर जगह जगह रस्सी से बांधने के निशान बने हुए थे। करण उसे अपने सहारे से अंदर लेकर गया। पूजा ने धीरे से करण से पूछा कि राजीव और सपना। बाकी के शब्द उसके गले से निकल ही नहीं पाए। करण ने सबको बताया कि राजीव सपना को लेकर सिटी हॉस्पिटल गया है। पर क्यों? माँ ने पूछा। वो सपना की चोट लगी और वो बेहोश थी उस समय। और फिर करण ने धीरे धीरे सबको सब कुछ बता दिया। विक्रम और उसके दोस्तों का हाल जानकर सब बहुत खुश हुए, पर राजीव और सपना के लिए सब परेशान और दुखी भी थे। पता नहीं अभी और कितना कष्ट झेलने को लिखा है मेरे बच्चों की किस्मत में, राजीव की माँ ने रोते हुए कहा। उधर अस्पताल में डॉक्टर ने सपना की ड्रेसिंग की और उसे एक पेन किलर का इंजेक्शन भी दिया। डॉक्टर ने राजीव से कहा कि चोट तो आपको भी आई है, आइए आपकी भी ड्रेसिंग कर दूँ। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हम फौजी इतने जख्म तो रोज़ यूं ही प्रैक्टिस के दौरान खा लेते हैं। आप बस ये बताइए कि सपना ठीक है ना, उसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, उसे होश कब तक आएगा? डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक है। मैंने पेन किलर का जो इंजेक्शन दिया है उसमें नींद की डोज भी शामिल है। उनकी हालत को देखते हुए उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। इस इंजेक्शन की मदद से वो रात भर सोई रहेंगी तो सुबह उन्हें होश भी आ जाएगा और अच्छा भी फील होगा। वैसे ये कौन है आपकी? डोंट माइंड, बट आप जिस तरह से इनके लिए परेशान हो रहे हैं तो मैंने बस यूं ही पूछ लिया। डॉक्टर ने झिझकते हुए कहा कि ये सब कुछ है मेरी मेरी जिंदा रहने की वजह है, ये मेरी जान है ये। राजीव ने बेहोश सपना के सर पर हाथ फिराते हुए कहा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए राजीव की ना नुकुर के बाद भी जहाँ जहाँ ज़्यादा घाव लगे रहे थे वहाँ वहाँ बैंडेज लगा दी और ये कहते हुए वहाँ से बाहर आ गए कि जब वो आपको इस तरह से देखेगी तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, एक बात और, डॉक्टर साहब वापस आते हुए बोले। क्या डॉक्टर? राजीव ने पूछा। आप इन्हें अपने साथ घर ले जा सकते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है, ये ठीक है और सुबह तक इन्हें होश भी आ जाएगा। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चले आए और सोच रहे थे कि आज भी एक दूसरे के लिए जान देने वाले, सच्चे प्यार करने वाले मौजूद हैं। राजीव ने सपना को वहाँ के अटेंडेंट की मदद से व्हील चेयर पर बैठाया और हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी तक ले आया। उसने बहुत आराम से सपना को पीछे की सीट पर लिटा दिया और खुद आगे ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचकर राजीव ने करण को फ़ोन किया तो करण ने उससे पूछा कि वो कहाँ है। सब लोग वेट कर रहे हैं। राजीव ने बताया कि वो घर के बाहर ही खड़ा है, उसे हेल्प की ज़रूरत है सपना को घर के अंदर ले जाने के लिए। करण तुरंत ही बाहर आया और उन दोनों ने मिलकर सपना को अपने कंधे का सहारा देकर अंदर उसके रूम तक पहुंचाया। दीपक अपने रूम में आराम कर रहा था। अनु ने उसे बताया कि राजीव सपना की ड्रेसिंग कराकर ले आया है। वो तुरंत ही सपना के रूम में पहुंच गया। सपना को बेहोश देखकर उसने राजीव से पूछा कि उसे अब तक होश क्यों नहीं आया। राजीव ने दीपक को और बाकी सबको बताया कि डॉक्टर ने सपना को एक पेन किलर का इंजेक्शन दिया है जिसमें नींद की दवा भी मिली है थोड़ी सी, जिससे ये सुबह तक सोती भी रहेंगी और ठीक भी हो जाएंगी। सबने राहत की सांस ली। अनु ने सबसे आराम करने के लिए कहा। दीपक ने कहा कि वो रात में सपना के पास ही रहेगा। तो एक बार फिर से राजीव और करण ने उसे समझाया कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, सपना घर पर ही है और ठीक है, आप भी आराम कर लो। अगर आप उसे थके हुए कमज़ोर लगेंगे तो वो और परेशान हो जाएगी। अनु और माँ ने भी दीपक से कहा कि उसे आराम करना चाहिए, यहाँ सब है सपना की देखभाल के लिए। दीपक ने कहा कि राजीव भी तो बहुत थका और वोंडेड है, उसे भी आराम करना चाहिए।
राजू ने दीपक से कहा कि जीजू, मुझे आराम तो तभी मिलेगा जब सपना अपनी आंखें खोलेगी। आप प्लीज़ थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। सबके बार बार कहने पर दीपक अपने रूम में चला गया। अनु भी उसके पीछे पीछे आई, ये देखने के लिए कि उसे कुछ चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। दीपक ने अनु से कहा कि अब मुझे सपना की कोई चिंता नहीं है। राजू सपना की देखभाल और उसे प्यार से मुझसे भी ज़्यादा करेगा। अनु ने पलटकर दीपक की ओर देखा तो दीपक आंखें बंद किए हुए मुस्कुरा रहा था। अनु ने कहा कि उसे भी कतई विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वही राजीव है जो ज़िंदगी को हमेशा मजाक में लेता था। रिश्तों को लेकर उसे कभी भी सीरियस नहीं देखा था मैंने। तभी तो पहले मैंने इसको सपना से दूर रहने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि प्यार इसे इस कदर बदल देगा। दीपक ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा कि प्यार नहीं अनु, सच्चा प्यार कहो। वैसे प्यार ने सिर्फ राजीव को ही नहीं, किसी और को भी बदल दिया है, वो भी पूरी तरह से। अनु ने हैरानी से दीपक की ओर देखा। पर किसे? मुझे, दीपक सिंह राजावत को। पहले मैं कैसा था? एकदम र्यूड, कम बोलने वाला। और अनु ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा कि बस करिए, थोड़ा आराम करिए, कल सुबह बात करेंगे। अब तुम कहाँ जा रही हो? दीपक ने अनु को अपने पास बैठाते हुए कहा। अरे मैं वो जरा सपना के पास देखा हूँ जाकर, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, अनु ने कहा, जो दीपक के अचानक से हाथ पकड़ने की वजह से थोड़ा अचकचा गई थी। पर दीपक ने अनु का हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि और कसकर पकड़ते हुए कहा कि सपना के पास राजीव है। मुझे पूरा विश्वास है कि राजीव के वहाँ होते हुए सपना को कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। कुछ रुककर करण के पास पूजा है, सपना के साथ राजीव है, पर मेरे साथ, दीपक ने कहा और प्रश्नवाचक निगाहों से अनु की तरफ देखने लगा। अनु मुस्कुराते हुए उसकी सिरहाने बैठ गई और दीपक के सर पर हाथ फिराने लगी। दीपक ने बंद आंखों से ही अनु से कहा कि सुनो, मैं चाहता हूँ कि अब सपना और राजीव की शादी में और देर नहीं करनी चाहिए। अनु ने भी कहा कि हाँ, वैसे भी दोनों की शादी की डेट तो फिक्स ही है, बस हमें केवल तैयारियां शुरू करनी है। दीपक ने कहा कि कल सुबह ही मैं इस संबंध में घर पर माँ से और राजू की माँ से बात करता हूँ। राजू सपना को बहुत ध्यान से देख रहा था कि तभी उसकी माँ का फ़ोन आ गया। उसने माँ को बताया कि अब सब ठीक है, सपना को इंजेक्शन दिया है जिस वजह से वो अभी सो रही है, आपकी सुबह बात करा दूंगा सपना से। राजू की माँ ने कहा कि ठीक है, तू अपना और सपना का ध्यान रखना। राजू वहीं सपना के सिरहाने एक चेयर पर बैठ गया। उसने अपने हाथ में सपना के हाथ को पकड़कर रखा हुआ था और वो उसके हाथ को पकड़े हुए ना जाने कितनी ही बातें सोच रहा था और उसकी आंख लग गई। सुबह भोर में करीब 3:30-4 बजे के बीच सपना की आंख खुली। उसने देखा कि राजीव वहीं पड़ी हुई चेयर पर बैठे हुए उसकी तरफ सर झुकाए सो रहा था। सपना ने ध्यान से देखा कि राजीव के चेहरे पर भी कई जगह पर कट लग गए हुए थे, कुछ पर बैंडेज बंधी थी और कुछ ऐसे ही खुले हुए थे। सपना की आंख भर आई, ये सोचकर कि अगर कल राजीव सही समय पर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। सपना ने आहिस्ता से राजीव के चेहरे पर अपना हाथ रखा और एक झटके में राजीव की आंख खुल गई। सपना की आंखों में आंसू देखकर राजीव परेशान हो गया। उसने पूछा कि क्या हुआ सपना, दर्द हो रहा है क्या ज़्यादा? सपना ने हाँ में सर हिला दिया और उसके हाथ को लेकर अपने दिल पर रख दिया और कहा कि यहाँ पर। राजीव मुस्कुरा दिया, पर यहाँ क्यों? उसने सपना की आंखों में झांक कर देखा। एक बार तो सपना की आंखें झुक गईं। फिर उसने राजीव के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा कि मेरी वजह से खुद का क्या हाल कर लिया है तुमने, तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती हूँ मैं। राजीव ने उसकी हथेलियों को चूम लिया और कहा कि फिर तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे तब नहीं देखा जब मैं पाक बॉर्डर से वापस आया था। ये जख्म तो कुछ भी नहीं है उन जख्मों के आगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे लिए तो मैं मौत से भी टकरा सकता हूँ। इन घावों को तो मैं गिनता भी नहीं हूँ। तुम एक फौजी की पत्नी बनने जा रही हो और तुम्हें इन सब की आदत डालनी पड़ेगी। गोली, राइफल, तोप, पिस्टल और गोला बारूद, जंग और जख्म, ये सब मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। इनसे अलग मैं नहीं हो सकता हूँ। कल फ्रंट पर जाऊँ और मुझे क्या हो जाए ये तो मैं खुद नहीं जानता हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं कैप्टन राजू शेखावत तुमसे दीवानों की तरह प्यार करता हूँ और अपनी आखिरी सांस तक करता रहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरे शरीर पर तिरंगा लिपटा हुआ हो और आंखों में तुम्हारी तस्वीर हो जब भी मुझे मौत नसीब हो। सपना ने उसके मुंह पर अपनी उंगली रख दी और उसके गले लगकर सुबकने लगी। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी का कोई भी मतलब नहीं है, उसने रोते हुए कहा। राजीव ने सपना को
बेड की टेक लगाकर आराम से बिठाया और उसकी आंखों में डूबते हुए बोला कि बहुत कोशिश की थी खुद को तुमसे अलग रखने की, पर नहीं रख पाया। मुझे मेरा फ्यूचर का कुछ नहीं पता है, इसलिए लाइफ के हर पल को लास्ट पल मानकर एंजॉय करना चाहता था। इसलिए कभी किसी भी रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया और शायद इसी वजह से अनुदी मुझे प्ले बॉय समझती थी। पर तुमसे मिलने के बाद, तुम्हें जानने के बाद मैं तुम्हारी तरफ खिंचता चला आया। मेरा भी मन करने लगा कि अब लाइफ में एक ठहराव होना चाहिए। मुझे खुद पता नहीं चला कि मैं कब तुमसे इतना प्यार करने लगा कि मेरे लिए मुझसे पहले तुम हो गई। सपना ने राजीव का हाथ थामे हुए कहा कि मैंने भी भगवान से हमेशा तुम्हें और तुम्हारे साथ को ही मांगा। वो दोनों अभी कुछ और बातें करते कि अचानक से अलार्म बजने लगा और दोनों चौंक गए। वो दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए थे कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि कब 5 बज गए सुबह के। राजीव ने जल्द से अलार्म बंद किया। सपना ने कहा कि हम लोग कब से बातें कर रहे हैं, समय का कुछ पता ही नहीं चला। राजीव ने कहा कि सही तो है, जब से मैं वापस आया हूँ हम दोनों को कब इतना समय मिला कि एक दूसरे को जान समझ सके। सपना बिस्तर से उठी और वहाँ से जाने को हुई कि राजीव ने उसका हाथ पकड़कर फिर से बैठा लिया और पूछा कि कहाँ जा रही हो। सपना ने कहा कि अरे कितनी देर हो गई है, सुबह हो रही है। और राजीव ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा कि और अभी सब सो रहे हैं, कोई भी नहीं उठा है, और जब तक सब सो रहे हैं तब तक तुम मेरे साथ बैठो यहाँ, फिर कुछ देर बाद मैं भी घर निकल जाऊँगा, उसके बाद ये मौका मिले कुछ नहीं पता। सपना बिना कुछ बोले वहाँ उसके साथ बैठी रही। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे और एक दूसरे के बारे में जानते समझते रहे। सुबह नाश्ते पर दीपक ने राजीव से कहा कि आज शाम को वो सब तुम्हारे घर आना पसंद करेंगे। राजू ने सवालिया नज़रों से दीपक की तरफ देखा। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे भाई, तुम दोनों की शादी के बारे में बात करने के लिए मैं जल्दी से जल्दी इस शादी को होते हुए देखना चाहता हूँ। सपना और राजू मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। राजू ने अपना नाश्ता ख़त्म किया और दीपक से माँ से सबसे विदा लेकर के घर के लिए निकल गया। दीपक ने भी माँ से और अनु से कहा कि अब वो जल्द से जल्द शादी की खरीदारी शुरू कर दे। उससे पहले आज शाम को राजीव के घर चलकर उन लोगों से भी शादी से रिलेटेड बातचीत कर ली जाए, ताकि उन लोगों की अगर कोई स्पेशल डिमांड हो तो उसकी भी तैयारी कर ली जाए। अनु ने कहा कि ठीक है, हम लोग तैयारी कर लेंगे, बस आप शाम को समय से घर आ जाना ऑफिस से। दीपक ने हंसते हुए कहा कि अपनी बहन की शादी से बढ़कर एक भाई के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं आ जाऊंगा टाइम से, बस आप लोग मुझे एकदम रेडी मिलना। अनु चाह तो रही थी कि वो पूछे दीपक से, पर चलते समय उसकी हिम्मत नहीं हुई और वो चुप हो रह गई। राजीव ने घर जाकर माँ को बताया कि शाम को जीजू, दी और उनकी माँ आ रही हैं शादी से रिलेटेड बात करने के लिए। माँ ने कहा, और सपना नहीं आएगी क्या? राजीव ने इधर उधर देखते हुए कहा कि मुझे नहीं पता इस बारे में, तुम दी से बात कर लेना, उन्हें तो पता ही होगा सब। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गया। माँ हंसते हुए कहती, देखो तो जरा कैप्टन साहब को सपना के नाम पर कैसे शर्मा कर भाग गए। राजू की माँ ने राजू की हेल्प से दीपक और उसकी माँ की पसंद का खाना तैयार करवाया और नाश्ता तैयार करके शाम को उन लोगों का वेट करने लगी। उधर अनु, माँ और शायद सपना भी दीपक का इंतजार कर रही थी कि वो आ जाए तो चला जाए राजू के घर। अचानक से अनु का फ़ोन बजने लगा। दीपक का फ़ोन था। अनु ने कहा कि कहाँ रह गए आप, कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं हम सब। सॉरी अनु, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है ऑफिस से निकलने में। ओफो, आपसे मैंने सुबह ही कहा था कि टाइम का विशेष ध्यान रखना, पर आप सुनते नहीं है ना मेरी। अनु ने गुस्से से कहा। अनु जी गुस्सा मत होइए, मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ से सीधे राजू के घर ही जा रहा हूँ। आप सब भी राजू के घर पहुँचिए, वहीं मिलते हैं आप सबसे, दीपक ने कहा और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। अनु एक बार फिर से कुछ पूछने से रह गई। वो सोच ही रही थी कि क्या किया जाए कि तब तक दीपक का फ़ोन फिर से आ गया। जी कहिए, अनु ने पूछा। वो सपना को भी साथ लेते आना, आखिर वो भी अपनी होने वाले ससुराल देख लेगी, दीपक ने लाइट मूड में कहा। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है। उसने अभी फ़ोन नहीं रखा तो दीपक ने पूछ लिया कि क्या हुआ, कुछ और कहना है क्या? हाँ वो, थैंक यू सो मच, अनु ने कहा। अनु, सपना मेरी बहन है। हाँ ठीक है कि मैं उसके सामने तुम्हारे जैसा प्यार नहीं जता पाता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, तो इसमें थैंक यू बोलने की कोई बात नहीं है, समझी तुम। अब जल्दी निकलो घर से और मिलते हैं राजीव के घर पर। अनु ने राजीव को फ़ोन करके बता दिया कि दीपक सीधे ऑफिस से ही घर पहुँच रहे हैं और हम लोग भी बस निकले ही हैं।
अभी मिलते हैं थोड़ी सी देर में, और हंसते हुए फ़ोन काट दिया। राजीव अनु से भी नहीं पूछ पाया कि सपना साथ में आएगी या नहीं, बस चुपचाप अपने रूम में जाकर बैठ गया और एक 100 पीस देखने लगा, जो कि उसे बड़ी मुश्किल से खास ऑर्डर करके बनवाने पर मिला था। उसने अक्सर कहीं फ़ोटो में तो कहीं किसी की डीपी पर एक इमेज देखी थी कि एक लड़का जिसने आर्मी ड्रेस पहन रखी है एक लड़की को हक किए हुए खड़ा है। पता नहीं क्यों, पर जब भी उसे वो फ़ोटो दिखती उसे हमेशा लड़की की जगह सपना ही इमेजिन होती, और बाकी फौजी तो वो खुद था ही। उसने बिल्कुल हूबहू वैसा ही लकड़ी का एक शो पीस बनवाया था, जिसे कांच के गोल फ्रेम से कवर किया गया था। वो सपना को वो शो पीस गिफ्ट करना चाहता था, पर उसे ये तक नहीं पता था कि सपना आएगी भी या नहीं। थोड़ी देर में उसे गाड़ियों की हॉर्न सुनाई पड़ी। उसने अपने रूम की विंडो से देखा, जो बाहर लॉन से होती हुई सामने गेट की तरफ खुलती थी। एक गाड़ी से दीपक और दूसरे से अनु, माँ और सपना निकलकर बाहर आती। बाकी का तो पता नहीं, पर सपना को देखकर उसकी जान में जान आ गई और एक बार खुद को आईने में देखकर बाहर की तरफ चला आया। राजू ने अपनी दी और जीजू को भी बुला लिया। आखिर रिश्तेदारों के नाम पर वो दोनों ही तो थे, और वो दोनों भी अपनी जिम्मेदारियों को खूब बखूबी निभाते थे। कंचन ने कहा कि अरे, अभी अनु ने बताया था कि जीजू तो सीधे ऑफिस से आने वाले थे, पर आप लोग तो सब एक साथ ही आ गए। दीपक ने हंसते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मैं चला जाता हूँ और अगले चौराहे का एक चक्कर काटकर फिर से वापस आता हूँ। सब दीपक की बात पर खिलखिलाने लगे। राजू की माँ ने सबको अंदर चलने के लिए कहा और सब लिविंग रूम में आकर बैठ गए। टेबल पर दीपक की, सपना की मनपसंद खाने की चीज़ें सजी हुई थी। राजीव ने दीपक के पैर छूने चाहे तो दीपक ने उसे कंधे से पकड़ते हुए कहा कि नहीं राजीव, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने तो वो सब किया है हमारे लिए कि अगर सही ढंग से देखा जाए तो मुझे तुम्हारे पैर छूने चाहिए, पर अब हम दोनों ही सेम पोजीशन पर हो गए हैं, तो नो नीड फॉर दैट। दीपक ने राजू को गले लगा लिया। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। बैठते ही दीपक की नज़र सामने टेबल पर गई। उसने एक हंसती हुई नज़र पहले राजू पर डाली और फिर अनु पर डाली, और लास्ट में सपना को देखा तो सपना के चेहरे पर भी एक स्निग्ध मुस्कान फैली हुई थी। राजू की माँ ने सपना की माँ से बात शुरू करते हुए कहा कि बहन जी, बस अभी कुछ देर में ही पंडित जी आने वाले हैं, जो शादी से रिलेटेड सभी रस्मों के लिए शुभ दिन और शुभ मुहूर्त बता देंगे। माँ, जब तक पंडित जी आते हैं तब तक नाश्ता करिए ना, नहीं तो सब ठंडा हो जाएगा। अनु और कंचन ने दोनों माँ से एक साथ कहा। नाश्ता करने के बाद सब लोग बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। राजू बातें तो कर रहा था सबसे, पर उसकी नज़र रह रहकर सपना की तरफ ही चली जाती थी। वो आंखों ही आंखों में सपना से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। सपना इधर उधर देखती हुई थोड़ी देर के लिए उसकी तरफ देखती और फिर अपनी नज़रें नीचे कर बैठ जाती। पंडित जी को तुम्हारी शादी की इम्पोर्टेंट डेट्स बता देने दो, फिर कर लेना बात, सपना से जी भर कर। तब तक तो तसल्ली कर लो कैप्टन साहब, कंचन ने राजू के कान में फुसफुसाया। थोड़ी देर में पंडित जी भी आ गए और उन्होंने भी नाश्ता निपटाने के बाद अपना पत्रा खोल कर बैठ गए और गणना करने में लग गए। इस बीच सब लोग उनकी तरफ ही नजरें गड़ाए बैठे हुए थे, पर हमारे कैप्टन साहब तो सपना के अलावा और कुछ देखना ही नहीं चाहते थे। कुछ देर बाद पंडित जी ने अपनी पत्रा को एक तरफ रखते हुए बोले कि जजमान, आने वाले हफ्तों में 2 दिन के अंतर पर पहले हल्दी की, फिर मेहंदी की और फिर संगीत की रस्म निभाने के लिए बहुत अच्छी तिथियां हैं। सभी लोग जो पंडित जी की सुझाई गई तिथियां बहुत पसंद आईं। सभी लोग राजी हो गए। पंडित जी ने आगे बोला, संगीत की रस्म अदायगी के 4 दिन बाद शादी का बहुत ही शुभ मुहूर्त बन रहा है। उसके बाद फिर अगले 2 महीने तक कोई भी मुहूर्त नहीं निकल रहा है। राजू की माँ ने कहा कि नहीं, हम इसी मुहूर्त में ही शादी करेंगे। एक तो राजू की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और दूसरे आने वाले 2 महीने तक का इंतज़ार कोई भी नहीं करना चाहता है। सपना की माँ ने कहा कि हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा आपने बहन जी, बहुत हो गया इंतज़ार, अब और नहीं। और वैसे भी खुशियों को आने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। दोनों समधिनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। अनु ने राजीव और सपना को भी एक दूसरे को मिठाई खिलाने को कहा। दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। दीपक ने उस एक पल को अपने फ़ोन के कैमरे में कैद कर लिया। पंडित जी अपनी दक्षिणा और थोड़ा सा अल्पाहार लेकर विदा हो गए।
अनु, सपना और कंचन किचन में जाकर खाने का अरेंजमेंट देखने लगी। वैसे तो खाना तैयार था, पर फिर भी वो दोनों सपना को अपने साथ जानकर किचन में ले आई थी। और फिर वही हुआ जो कि अनु और किचन सोच रही थी। थोड़ी सी देर में कैप्टन साहब वहाँ किचन में इधर उधर से घूमते घुमाते आ गए। क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ पर? राजू ने सपना की तरफ देखते हुए कहा। ओहो, तू अपने ससुराल वालों को खिचड़ी खिलाएगा राज? कंचन ने झूठ मूठ का मुंह बनाते हुए कहा। कौन ससुराल वाले? राजू ने भी शरारत से कहा। ये तो मेरी अनु दी हैं और दीपक तो मेरे जीजू भी हैं। और अब कहते हुए उसने एकदम नज़र फिर से सपना के ऊपर डाली। और वैसे भी खिचड़ी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात कि चाहे खिचड़ी खिलाओ और चाहे 56 भोग, ये तो आप लोगों के ऊपर है। कुछ रोककर, मैं यहाँ जिसके लिए आया हूँ बस उसे मेरे साथ भेज दीजिए, फिर आप जाने और आपकी खिचड़ी। राजू ने अनु और कंचन दोनों के कंधे पर हाथ रखकर कहा। ये राज कुछ ज़्यादा ही नहीं बेशर्म हो गया है कंचन? अनु ने कहा। कंचन हंसने लगी। लो, इसमें मैंने क्या बेशर्मी वाली बात कर दी? राजू ने किचन के प्लेटफॉर्म से अपनी पीठ टिकाते हुए कहा। और वैसे भी मैं एक आर्मी मैन हूँ, जो भी कहता हूँ डंके की चोट पर कहता हूँ। मुझे किसी से डरने की या छुपने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो यही बात दीपक के सामने बोलकर दिखा ना? अनु ने भी एक आंख चढ़ाते हुए कहा। देखो दी, वो तो मैं दीपक की रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए, नहीं तो मैं उनसे भी कह दूँ। मैं नहीं डरता उनसे भी, राजू ने सीखी बघाड़ते हुए कहा। तभी पीछे से दीपक ने राजू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि कौन किससे नहीं डरता है भाई, जरा मुझे भी तो पता चले। दीपक को वहाँ देखकर कंचन और अनु की दबी हुई हंसी छूट गई और सपना भी हंसने लगी। कुछ नहीं जीजू, वो तो दी लोग मुझसे पूछ रही थी कि मुझे टेररिस्ट से डर नहीं लगता है, तो मैं भी उन्हें यही बता रहा था कि मैं नहीं डरता किसी से। डरूंगा तो नौकरी कैसे करूँगा मैं, है ना जीजू? राजू ने अकबकाते हुए कहा। दीपक ने कहा कि हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा है, तुम्हारी जॉब में डरना मना है, और वैसे भी किसी से बेवजह तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा था इन लोगों से, राजू ने भरसक खुद को संभालते हुए कहा। कंचन ने दीपक से कहा कि आइए चलिए जीजा जी, आपको कुछ दिखाना है, और वो दीपक को अपने साथ खींच कर ले गई। उन दोनों के पीछे अनु भी चल दी। चलते चलते उसने राजीव को थम्स अप करते हुए इशारा किया और वहाँ से चली गई। राजीव धीरे धीरे सपना की तरफ बढ़ने लगा और सपना पीछे की तरफ चलने लगी। पीछे की ओर होते हुए वो किचन के प्लेटफॉर्म से टकरा गई। उसने पीछे की तरफ देखा तो अब और गुंजाइश भी नहीं बची थी कि वो और पीछे हो सके। राजीव ने अपने दोनों हाथ सपना के इर्द गिर्द रखते हुए कहा कि अब कहाँ जाओगी मुझसे बचकर? सपना की नज़रें नीची हो गई। उसने कहा कि मुझे कहाँ जाना है तुमसे अलग होकर? फिर मैं कब से इशारे कर रहा था कि मुझसे मिलो आकर, पर तुम तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी। और अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें भी बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत हंसी आ रही थी तुम्हें भी, तो मैं क्या करती? तुमने अपनी हालत देखी थी उस टाइम? सपना को फिर से हंसी आ गई। राजीव थोड़ी देर उसे यूं ही निहारता रहा, फिर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर उसके माथे पर अपने प्यार की छाप छोड़ दी। सपना की आंखें शर्म से बोझिल हो गईं। राजू जैसे ही उसके चेहरे की तरफ झुका, सपना ने उसे हल्का सा धक्का दिया और दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें अनियंत्रित हो रही थी और जुबान लरज रही थी। वो कुछ सोचती कि इससे पहले राजीव ने पीछे से उसके कंधे पर अपने हाथ रख दिए और धीरे धीरे उसके हाथ कंधों से होते हुए नीचे की तरफ जाने लगे और उसके होठ उसके कंधे पर सट गए। सपना जैसे ही आगे बढ़ने को हुई, राजीव ने उसे कस कर पकड़ लिया। थोड़ी देर दोनों यूं ही खामोश खड़े रहे, शायद अपने अपने जज्बातों को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। फिर कुछ याद आने पर राजीव ने सपना का हाथ पकड़ा और अपने रूम की तरफ ले गया। आगे की कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। अगर आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। अगर कहानी आपको दिल से पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का मज़ा ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियाँ होंगी और भी रोमांचक, दिल छू लेने वाली और यादगार। आपका एक छोटा सा कमेंट और प्यार हमें अगला एपिसोड लाने की हिम्मत देता है। थैंक यू।